पेपर लीक पर देश भर में मचा बवाल। सड़कों से संसद तक गूंजा सवाल। इस्तीफे की मांग पर बढ़ा घमासान। सरकार निकाली कैसे समाधान। ये आग कब बुझेगी? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर छात्रों के समर्थन में एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और गांधी स्मृति पहुंच चुके हैं। पहले राहुल के घर पर बैठक हुई, इसके बाद सभी बस से 30 जनवरी मार्ग यानी कि गांधी स्मृति पहुंचे। हालांकि तमाम सारी बातों के बीच बैरिकेड लगाए गए, रास्ता रोका गया, लेकिन फिर सरकार से बातचीत हुई, प्रशासन से बातचीत हुई तो वो पहुंच गए गांधी स्मृति। सरकार लगातार ये कहती रही कि हम हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीजेपी को आमंत्रित भी किया, आप हमारे पास आइए। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए न्योता किसी और ने नहीं बल्कि जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया। घर और ऑफिस तक पहुंचा, लेकिन सीजेपी ने साफ कहा कि किसी नेता के घर या दफ्तर पर अब बात नहीं होगी। बात अगर होगी तो जंतर मंतर या फिर किसी न्यूट्रल प्लेस पर होगी। मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहा है, बातचीत की जगह भी विवाद का हिस्सा बन गई है। एक तरफ सरकार बातचीत का रास्ता तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत के लिए कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या जंतर मंतर का प्रदर्शन बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर बातचीत के पहले ही विपक्ष के नेताओं के द्वारा टकराव और बड़ा हो जाएगा? क्योंकि संसद में चर्चा होती दिख नहीं रही है। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, तब तक संसद में चर्चा नहीं। छात्रों के समर्थन में इंडिया गठबंधन ने गांधी स्मृति पहुंचकर शांतिपूर्ण मार्च किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति तक श्रद्धांजलि हुई और तमाम सारी बातों के बीच नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों को नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रामगोपाल यादव समेत कई नेता बस में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने कहा, हम छात्रों को याद करने जा रहे हैं, जिन्हें हमने खो दिया है। राहुल ने कहा, हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो आज घायल हैं। विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई की और लाठीचार्ज को लेकर सवाल भी उठाए। गांधी स्मृति तक मार्च के दौरान पुलिस की सुरक्षा रही और एक बड़ा घटनाक्रम रहा। अभी भी तमाम सारे नेता गांधी स्मृति में मौजूद हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। अब क्या यह धरना रात भर चलेगा? कह नहीं सकते, रणनीति साफ नहीं। दो जगह धरना चल रहा है, एक जगह गांधी स्मृति में और दूसरी जगह कहां पर? जंतर मंतर पर। इसके साथ साथ देश भर में लगातार कई प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सीजेपी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है कि बातचीत नहीं होगी। सरकार ने सीजेपी से बातचीत के लिए 24 घंटे में 4 बार ऑफर दिया। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत की बात कही गई, लेकिन सीजेपी ने सरकार के इस बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार जंतर मंतर पर आए और न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे, यह किसने कहा? कॉकरोच जनता पार्टी ने। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है। उधर नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस बंद रखने की अपील की। दुकानें, ऑफिस और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की अपील की। जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से लगातार जारी है। पेपर लीक में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। कल कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन भी रहा है और छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। यह देशवर्धन में प्रदर्शन की बात की जा रही है।
सीजेपी से बातचीत के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ये जानते हैं कि बातचीत को लेकर कब कब क्या हुआ। 20 जुलाई 2026 सुबह 6 बजे सरकार और सीजेपी के बीच संपर्क हुआ। सुबह 11:30 बजे सीजेपी प्रतिनिधियों की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उन्होंने 3 मांगे रखी। 21 जुलाई 2026 जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की सोनम वांगचुक से भी मुलाकात हुई। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता धरना कर रहे थे। उस वक्त जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए संपर्क करने पहुंचे। 22 जुलाई 2026 को सरकार ने नड्डा जी जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत का न्योता दिया और सीजेपी के घर या फिर ऑफिस जाने से इनकार कर दिया और न्यूट्रल जगह पर बातचीत की बात की। बहुत सारी बातें लगातार इस तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि विपक्ष भी इस बात का जिक्र कर रहा है और जंतर मंतर पर जितने भी छात्र संगठन बैठे हुए हैं, छात्र नेता बैठे हुए हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इधर संसद में गतिरोध बना हुआ है। पेपर लीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंभीर माना है। उन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि जितने भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने पेपर लीक दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और सीजेपी के 34 दिन से जारी प्रदर्शन के बीच पीएम का यह बड़ा बयान आया। अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालत में होती थी। सुनवाई लंबे समय तक चलती थी। फैसले में कई साल लगते थे। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। रेप और पॉस्को मामले में भी 2019 से 25 के बीच में करीब 3.6 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा इसी में हुआ है। 2025 के अंत तक 2,45,000 से ज्यादा मामले अब भी फास्ट ट्रैक में लंबित हैं। पीएम ने कहा है कार्रवाई होगी। अब यह जान लेते हैं कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट होती क्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारे मामले जल्दी निपटते हैं। अदालत नहीं होती है। मौजूदा अदालत में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। इनमें अहम और संवेदनशील मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई होती है। इसके साथ साथ दुष्कर्म और पॉस्को और हत्या जैसे मामले की गंभीर सुनवाई फास्ट ट्रैक में होती है। इनका मकसद मामलों का जल्द निपटारा होता है। इससे दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ती है और लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ भी कम करने में मदद मिलती है। फैसले से असंतुष्ट पक्ष जो होते हैं वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जल्दी मामलों को निपटाया जाए, दोषियों को जल्दी कार्रवाई की जाए, इसलिए फास्ट ट्रैक होती है। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता सरकार पर नरम है? सरकार का रुख बदल रहे हैं? यह भी जान लेते हैं। आंदोलन देश भर में फैल रहा है। देश भर में यह आंदोलन फैल रहा है। यह जन आंदोलन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद मार्ग के बाद सरकार का रुख बदल रहा है। लेकिन कांग्रेस के अचानक प्रदर्शन से सरकार अब घिर रही है, विपक्ष दबाव बढ़ा रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के घर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। सरकार और सीजेपी में अब बातचीत को लेकर गतिरोध जारी है। यह तमाम सारी बातचीत है। तो अब क्या होने जा रहा है? इन घटनाओं को देखते हुए हमने सर्वे कराया। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर हमने सर्वे कराया, लोगों से यह जानने समझने की कोशिश की कि आखिर वो इस मसले को क्या कहते हैं। पहला सवाल जो सर्वे में हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने कि क्या छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित विपक्ष का गांधी स्मृति मार्च पर पहुंचना सरकार पर दबाव बढ़ा पाएगा? लोगों की राय 40% लोगों ने कहा हां, सरकार पर इससे दबाव बढ़ेगा। 34% लोगों ने कहा छात्रों की आवाज को मजबूती मिलेगी और 25% लोगों ने कहा यह सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना सही है? लोगों की राय 59% लोगों ने कहा तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 26% लोगों ने कहा सरकार सिर्फ बयान दे रही है और कुछ नहीं है।
13% लोगों ने कहा सामान्य प्रक्रिया से ही जांच हो और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सरकार का सर्वे का एक और सवाल कि क्या संसद में बढ़ते हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? 17% लोगों ने क्या कहा सरकार पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। 50% लोगों ने कहा सिर्फ इस्तीफा ही समाधान है वरना गतिरोध बना रहेगा। 31% लोगों ने कहा सरकार इस्तीफा नहीं लेगी क्योंकि सरकार कभी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आती है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल, क्या देश भर में छात्रों के प्रदर्शन में हो रहे छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसे सरकार के लिए बड़ा दबाव बन रहा है? 33% लोगों ने कहा कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। 48% लोगों ने कहा सरकार छात्रों की बातें सुने। 18% लोगों ने कहा प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल सर्वे का, क्या सरकार बातचीत के जरिए देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन को शांत कर पाएगी? 34% लोग क्या कह रहे थे? बातचीत से ही समाधान निकलेगा। 34% लोगों ने कहा। 40% लोग कह रहे थे सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और 25% लोग कह रहे थे अब आंदोलन और तेज होगा। 1% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल लोधी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद होंगे और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अजीत मेंदोला के पास चलूंगा। अजीत जी, आज आपने देखा संसद में गतिरोध बना हुआ है, चर्चा हो नहीं पा रही है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और आज कांग्रेस ने भी बड़ा संकेत दे दिया है। पहले कांग्रेस अकेले प्रदर्शन कर रही थी, सिर्फ अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन आज पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ गांधी स्मृति में बैठा हुआ है। बात जा कहां रही है? मनोज, देखो, मुझे लगता है कि बात यह है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है। विपक्ष उसका पूरा फायदा उठाना चाहेगा और उठाना भी चाहिए। राजनीति इसी को कहते हैं। और कांग्रेस पहली बार एक सही दिशा में जा रही है। उसको ठीक जो उसको इस समय उसने फैसला किया है राहुल गांधी ने, और जिस तरीके से बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, वो मेरे को लगता है एक बहुत लंबे समय बाद लगा कि कांग्रेस एक ठीक रास्ते पे जा रही है। अब वो कितना कब तक जा पाएगी ठीक रास्ते पे, ये कब तक चलेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल एक ठीक रास्ता चुना है। जहां तक आंदोलन और सरकार की बात है, देखिए, सरकार के पक्ष में ये बात तो आ गई है कि ये आंदोलन को लेकर विपक्ष में पूरी तरीके से एकजुटता नहीं है। सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि अभी एक दिखावे का एकजुटता है। अखिलेश यादव जरूर कभी कांग्रेस के साथ तटस्थ के रूप से खड़े दिखते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि एनसीपी शरद पवार है या उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये जंतर मंतर पे भी गए थे और इन्होंने एक तरीके से इनको लेकर ढुलमुल सा मामला है। कांग्रेस की नीति अपने तरीके से मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव और दूसरे तमाम चुनावों को भी ध्यान में रख रही होगी, और लग रहा है कांग्रेस एकला चलो कि अगर रास्ते पे चलती है तो वो भी मुझे लगता है एक अच्छा रास्ता है। लेकिन सरकार के लिए चिंता का विषय है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि भले ही विपक्ष बढ़ गया है। और आज वांगचुक सोनम उनकी उन्होंने भी बयान दिया है, जो उनकी गीतांजलि उनकी पत्नी, उन्होंने बयान दिया है कांग्रेस के खिलाफ दिया कि जो धरना दिया वो कांग्रेस ने ठीक नहीं करा। लेकिन सरकार के लिए भी ये चिंता का सबब है। देखिए, मेरा मानना है कि बहुत बड़ा इशू नहीं था ये, अगर सरकार इसको शुरू में ही ढंग से हैंडल कर लेती। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है मनु जी, अति आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना, और वो क्या होता है उससे चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ये एक तरीके से चीज बिगड़ गई है। अभी भी मौका है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़ा वो नहीं है कि सरकार की कोई ईगो आ जाएगा, इस्तीफा ले लेना चाहिए। वो उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार गलतियां कर चुके हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ठीक है, हो गया, उन्होंने इतने लंबे कार्यकाल मंत्री रह गए हैं, वो संगठन में रह गए हैं। अभी तो प्रधानमंत्री जब अपना कैबिनेट में रिशफल करेंगे, पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें कई मंत्री मेरे ख्याल से उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अभी जो हालात है इसमें ईगो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मामला घर घर कर गया है, घर घर में ये बात बैठ गई है सब। अब देखो, आज बिहार में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, देहरादून में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ,
तमाम जगह अगर छोटी छोटी बातें फिर बाद में क्या होती है, बड़ी मुसीबत बनती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में। अगर लोगों में अगर नाराजगी, अगर वो जनता आपको बहुत क्या कहते हैं अति उत्साह में अगर आपको आपके समर्थन में रहती है, आपको भारी बहुमत से जिताते हैं, तो भारी बहुमत भारी उसे उतार भी देती है सत्ता से। जी ये सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। और धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा फेस नहीं है बीजेपी के लिए जिसको लेकर की कोई दिक्कत आ रही हो। मेरे को लगता है प्रधानमंत्री मोदी का भी गोपाल उनकी अग्रवाल लोकप्रियता। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। गोपाल साहब, एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का पद और पूरी एनडीए सरकार घिरती हुई एक छोटा सा मामला था जो इतना बड़ा हो गया, संसद में गतिरोध हो गया। और मुझे लगता है कि एनडीए ने, मोदी सरकार ने जो पूरी प्लानिंग की थी कि संसद में वो बड़े विधेयक लेकर आ रही थी, वो एक तरह से फंस गए, अटक गए। अभी तो चूंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन अजीत मेंदोला जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े नहीं हैं कि सरकार के लिए वो इस्तीफा भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं मनोज जी एक दो बातें यहाँ स्पष्ट रूप से जी, कहना प्लीज। चाहता हूँ कि सरकार विद्यार्थियों के समस्याओं के लिए पूरी संवेदनशील है। उनके आंदोलन को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। उनके आक्रोश के बारे में जो चुनौतियां देश के सामने है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, एजुकेशन की, उसमें स्किलिंग की, उन सबको भी हम पूरी तरह से समझते हैं और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म तरीके से और शॉर्ट टर्म तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब नीट का यह जो पूरा प्रकल्प शुरू किया था, उसके पहले जिस तरह से यह पूरा एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, सब्जेक्टिव और स्टेट्स के अलग अलग यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं थी। उसको एक नेशनल वाइड यूनिफॉर्म प्रोसेस, इक्वालिटी लाने का प्रयास सरकार का था। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक ट्रांसपेरेंट एक इकोसिस्टम एग्जाम का क्रिएट करने का नीट का प्रयास था, जिसमें सरकार ने एक सफलता भी प्राप्त की और आगे भी बढ़े। लेकिन उसमें ये ग्लिचेस आ गए, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, करप्टिव लोग घुस गए, कुछ लोगों ने उसको मैनिपुलेट किया। उसके ऊपर में सरकार ने 11 तारीख को जैसे ही पता चला एक्शन भी लिया, उसे कॉम्प्रोमाइज हो गया सिस्टम तो तुरंत निरस्त भी कर दिया, दोबारा भी एग्जाम किया। ये एक पक्ष है। अभी भी जो आंदोलन कर रहे छात्र, उनके साथ संवेदनशीलता के साथ हम उनकी समस्या को समझते हैं और उसके साथ अपनी भावनाओं को साथ में लेके चलते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो राजनीति का है। ये जो आप पार्टी इतने मुखर होकर बात कर रहे हैं, जिन्होंने जन आंदोलनों का पूरी तरह से दुरुपयोग करके प्रजातंत्र की पूरी प्रक्रिया का मिसयूज करते हुए एक डीरेल कर दिया जनता के आंदोलनों का, और उसका राजनीतिकरण करके किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकार चलाई, वो भी हमारे सामने। कांग्रेस का 70 साल का राज्य जो था वो भी हमारे सामने। तो ये जो पॉलिटिसाइज करके अपनी रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, ये दूसरा पक्ष है। तीसरा ये है कि अब इसका रिफॉर्म क्या करना है। एक्शन भी सरकार ने ले लिया, परीक्षा दोबारा ले ली। सर, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेके लाएंगे, रिफॉर्म्स जो सजेस्ट करेंगे और रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह और रिफॉर्म करेंगे। तो सदन में चर्चा करो, सजेस्ट करो, जनता के बीच जाके आंदोलन के वहां पे भी बात करने को तैयार है, और अपोजिशन से पार्लियामेंट में भी बात करने को तैयार है। सजेशन दो ना, किसने मना किया, और उसको मान के उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये जो केवल आक्रोश को हवा दे के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, विशाल जी, आपकी तरफ इशारा है कि आक्रोश को हवा देकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है कांग्रेस, और इन्हें जनता की भावना से कोई लेना देना हमें तो नहीं लगता। अब ये तो यही बताएंगे। देखिए मनोज जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा, ये कोई भी राजनीतिक प्रवक्ता के लिए यही बातें होनी चाहिए। इन्होंने टोटल अपना भारतीय जनता पार्टी का तो पक्ष रखा, इस देश का पक्ष कब रखेंगे। क्या हो रहा था पिछले दिनों में, बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया जिस तरह मोदी जी के सुरक्षा कर्मियों ने भारत देश की बेटियों का चीरहरण करने का काम किया। कहां थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कितने वीडियो वायरल हुए हैं। आज विपक्ष का असली धर्म क्या होता है? विपक्ष का धर्म होता है कि देश के आम जनमानस की आवाज को उठाना, उसको मजबूती से उसको न्याय दिलाने का काम होता है।
आज जब विपक्ष अपना धर्म अदा कर रहा है तो ये बता रहे राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति ये करते हैं, मंदिर के नाम के राजनीति ये करेंगे, तो विपक्ष क्या घर में लूडो खेलेगा? विपक्ष अपना धर्म ईमानदारी से निभा रहा। 80% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इनकी सरकार को बनाने का काम किया। अपनी थाली बजवा कर इन्होंने अपनी सरकारें बनवाई। आज क्या हो गया? मोदी जी कहां बैठे हुए हैं? आज युवाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे? तो मोदी जी आते थे, मोदी जी बताते थे इस तरह परीक्षा की तैयारी करनी है, इतनी बजे उठना है, छात्रों को ये करना चाहिए। आज पेपर लीक पर चर्चा मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? क्यों आज देश के युवाओं से दूर भाग रहे हैं? एक बार जान लीजिए, जिन युवाओं के बल पर देश की सरकारें बनती हैं, वो युवा पर्याप्त है इस देश की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए। जब आप प्रभु राम की मर्यादा, प्रभु राम के मंदिर की चोरी करते हैं और उस चोरी में चंपत राय को हटा दिया जाता है, तो आज ऐसा कौन सा राज धर्मेंद्र प्रधान जी का, मोदी जी का जान रहे हैं कि उनको नहीं हटा पा रही है भारतीय जनता वही पार्टी। एक बड़ा विषय हो रहा है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी बातों को भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा कर लेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपकी राय। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जी मनोज जी, मैंने आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं ये कहना है कि कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि भाई सरकार नहीं सुन रही है, वो तमाम सुरक्षाकर्मी वहां पर उनके सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं दे रही। जब चंपत राय को हटा सकते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में क्या आपत्ति है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, तो बच्चों ने तो इसकी डिमांड नहीं की थी। पहली बात, बच्चों ने तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो कदम आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया, ये क्या वो 20 दिन पहले नहीं उठा सकते थे? जैसे ही बच्चे नीट पेपर को लीक के मामले को लेकर के जंतर मंतर पहुंचते हैं या वहां धरना प्रदर्शन शुरू होता है, ये लगभग 20-25 दिन चला। सोनम वांगचुक जी भी 2 दिन बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। तो क्या प्रधानमंत्री जी इसी ट्वीट को उस समय नहीं कर सकते थे? ये जो इतना सारा हंगामा, हो हल्ला और ये 2 खेमों में बंट जाना, एक पेपर लीक को सपोर्ट करने वाला गैंग है जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सबसे जुड़ा हुआ है, जो उसको जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि यहाँ तो गुंडे बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, ये सब करने की बजाय आप सीधा सीधा ये ट्वीट कर देते हैं कि साहब हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यही वाला जो ट्वीट आज उन्होंने किया, ये पहले कर देते। लेकिन सवाल इसका ट्वीट का नहीं है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई नई बात नहीं है। इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो पहले से भी रिवाज रहा है, तमाम रेप केसेस हो, पास्को के मामले हो, सबके लिए बने हैं। क्या होता है उनमें? देखिए, सीधी सी बात है कि जब तक आप नीट पेपर लीक के दोषियों को, जो कि हर साल हो रहा है, उनको कड़ी सजा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये रुकने वाला नहीं है। छात्रों की क्या मांग है? अकाउंटेबिलिटी ही तो चाहिए उनको कि भाई शिक्षा मंत्री हमारा अकाउंटेबल होना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं नहीं। और उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है कि जो संजीव मुखिया 2024 से पहले जो भी पेपर लीक हुए, उसका मास्टरमाइंड था वो, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश किया, जेल भेज दिया गया। लेकिन सीमित समय जो होता है 90 दिन का चार्जशीट पेश करने का उसके खिलाफ, वो चार्जशीट सरकार की एजेंसी द्वारा पेश ही नहीं की गई। और वो क्या हुआ, उसका नतीजा कि वो बाय डिफॉल्ट जमानत पे छूट गया और खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसे तो नहीं रुकेगा ना पेपर लीक। अगर गोपाल अग्रवाल जी, उनका कहना है कि ऐसे नहीं रुकेगा। लगातार एनटीए में दूसरी बार ऐसा हो गया, परीक्षा में खामियां हैं। हालांकि ये खामी तमाम राज्यों में देखी जा रही है, तमाम राज्यों से निकल कर आ रही है, और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सालों से हो रही है। व्यापम घोटाले में भी आज भी कम से कम 3000 बच्चों के ऊपर केस दर्ज है, बहुत सारे बच्चे आज जेल में हैं। लेकिन अगर राजनेताओं के तौर पर देखा जाए, अधिकारियों के तौर पर देखा जाए, तो कोई जिम्मेदार नहीं होता, सिर्फ पद से हटा दिया जाता है, बात खत्म हो जाती है। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था मनोज जी कि दो इशू है। एक तो फास्ट ट्रैक से क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होके करेक्टिव एक्शन हो जाएगा, मैं नहीं मान रहा कि केवल उसी से हो जाए। ये तो अकाउंटेबिलिटी मिलके जो लोग कल्प्रिट है उनको सजा देने के लिए। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन तो रिफॉर्म से होगा। परीक्षा को ऑब्जेक्टिवली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और बनाना है, और करप्ट लोगों को छांट के निकालना है। कब तक? उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और नीट अल्टीमेटली आप पहले देखें ना, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके पहले हो रहा था ना, तभी तो नीट लेके आए कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके
नेशन वाइड एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे एक यूनिफॉर्म कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। नहीं तो कुछ स्टेट में कुछ और मार्क्स आ जाते थे, उनका एडमिशन का अलग गोपाल जी, सिस्टम था, हर स्टेट का अलग था। गोपाल जी, तो उसको एक इम्प्रूवमेंट का सिस्टम बनाया ना, उसमें कमियां आ गई, खामियां आ गई, करप्ट लोग घुस गए, तो उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। तो नहीं, अल्टीमेटली मैं यही आपको तो यहाँ सॉल्यूशन बताना है। चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एनटीए में पहले भी यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एनटीए ने एक एजेंसी को ठेका दे दिया। उस एजेंसी ने किसके थ्रू ठेका दिया, उसके एजेंसी ने जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक पीएसयू आता है उसको टेंडर दे दिया। उस पीएसयू ने क्या किया, एक कंपनी को टेंडर दे दिया। उस कंपनी ने क्या किया, एक और कंपनी को टेंडर दे दिया। और उस कंपनी ने क्या किया, 200 जो कर्मचारी रखे उन्होंने 200 कर्मचारियों में सॉल्वर रख लिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एनटीए का 70% स्टाफ संविदा पर चल रहा है। अब संविदा की जिम्मेदारी क्या होगी, आप समझिए, यहां टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है, यहां इंसान जिम्मेदार है, यहां मानव जिम्मेदार है, यहां व्यवस्था जिम्मेदार है। बिल्कुल, अरे रिफॉर्म्स जरूरी है, रिफॉर्म्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आवश्यकताओं को देखते हुए उनके जो आक्रोश है या रिजेंटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, स्किलिंग का, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का। अल्टीमेटली लाखों लोग परीक्षा देते हो, सीटें तो कुछ हजार में है। तो ये सारी चीजें, सीटें बढ़नी चाहिए, उसके एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ने चाहिए, एजुकेशन के नए आयाम खुलने चाहिए, इकोनॉमी ग्रो वो होने करना चाहिए, वो चाहिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है, अभी देश भर के तमाम राज्य और जिलों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। एनडीए विपक्ष एकजुट हो गया है, वो मैदान में कूद गया है, वो कह रहा है कि चर्चा नहीं होगी। अब क्या होगा, इस पर क्या करेंगे, सरकार क्या रास्ता निकालेगी, यह आग कब बुझेगी, कैसे बुझेगी? देखिए, हमारे पास तो 3 रास्ते थे। एक तो विद्यार्थियों से बातचीत करना, हाँ, उनकी समस्या जो है जेन्युइन है, उनके समाधान के लिए सरकार को एक्शन लेना। और तीसरा बात है, पार्लियामेंट में अपोजिशन से चर्चा करना, जो रिफॉर्म सजेशन हो उसको आगे इंप्लीमेंट करना। हम तो इसी पे प्रयास में रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, ये रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों से। जो भी लोग वहां पे कोशिश कर रहे हैं अराजकता फैलाने की, वो लॉ एंड ऑर्डर लेंगे तो सरकार पुष्पेंद्र सख्ती कुछ कहना से चाह उस रहे हैं? पे एक्शन, सरकार की वो भी जिम्मेदारी है। पुष्पेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले गया, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, एजेंडा जो है वो पुष्पेंद्र जल्दी। सड़कों पे नहीं तय होता, पार्लियामेंट में तय होता है। पर ये जो एजेंडा ड्रिवन जो अपोजिशन पार्टी कुछ एजिटेशन को हवा देने का प्रयास करती है, वो सरकार कैसे उसको पूरी तरह से अजीत मेंदोला के पास में चलता हूं। अजीत मेंदोला, गोपाल जी की बातों को समझा जाए, एनडीए की रणनीति या बीजेपी की अब तक की स्थिति को देखा जाए, 10 साल की तस्वीर को देखा जाए, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 29 तारीख को तो उन्होंने देश भर के तमाम शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुला ली है राज्यों की, और वो नई शिक्षा नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो बिना वरिष्ठों की सहमति के तो आगे बढ़े नहीं होंगे, बिना वरिष्ठों की सहमति के तो ये बैठक बुलाई नहीं होगी। तो इतना तो तय होने जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, रूटीन में जब भी मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा तो हो सकता है कि उनका विभाग बदल दिया जाए, लेकिन इस दबाव में तो नहीं देने जा रहे इस्तीफा। अब जब वो इस दबाव में इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं तो फिर क्या होने जा रहा है, बता दीजिए। देखिए मनोज जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ, बीजेपी कहीं ना कहीं फंस गई है। अब वो फंस ऐसी गई, ना निकल पा रही ना उगल पा रही है, और वो करे तो क्या करे। देखिए अभी जो मैं हालात देख रहा हूँ आंदोलन के, जिस तरीके से तमाम क्या कहते हैं क्रिकेटर, खिलाड़ी और अभिनेता, तमाम जो मतलब देश भर में एक ऐसा माहौल बन गया है कि सरकार ठीक नहीं करा, सरकार ने ठीक नहीं करा। ये जो नैरेटिव बना है, जो माहौल बन रहा है, ये किसी भी हालत में एनडीए गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। नंबर 1, पूरे देश भर में छिटपुट घटनाएं हो रहे हैं, और ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें वाकई असली स्टूडेंट है नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वहां असामाजिक तत्व घुस रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, पत्थरबाजी, देखो जो कश्मीर का ट्रेंड था पत्थरबाजी का, वो ट्रेंड अगर देश की राजधानी में, देश के कुछ हिस्सों में फैल रहा है, वो चिंता क्या विषय है। तो चिंता कौन करेगा? भारत सरकार करेगी, सरकारी चिंता करेगी, पुलिस चिंता करेगी, प्रशासन चिंता करेगा। हाँ, राज्यों में सरकारें हैं, भारत सरकार है, वो चिंता करेगी। मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं, देखिए इसको स्वीकार लेना चाहिए कि आप दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन है,
गृह मंत्रालय ने जब एक वांगचू को जब अंसर में बैठे थे, वो स्थिति बिगड़ने लगी थी वहां पे, तो वहां पे पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदला था, नए पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अस्पताल भेज दिया गया वांगचू को, लेकिन हालात तो वो भी नहीं संभाल पाए, वो भी ये आकलन नहीं लगा पाए कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है इस जंतर मंतर की। और कहीं ना ये तैयारी देखिए, ये जो सुनियोजित कार्यक्रम हुआ है, पत्थरबाजी, इस तरह की घटनाएं हो रही है, ये जो गोरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं ना, ये उस तरह का नहीं है कि अचानक एक दिन में सारी चीजें हो गई हैं। देखिए, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ पिछले 12 साल में विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा नहीं ढूंढ पाया, और ना ही कोई ऐसा माहौल बन पाया कि केंद्र सरकार को कोई चुनौती दिखाई दे। और अभी इस घटना से पहले तक तो ये स्थिति है कि भाई कहीं कोई चुनौती दूर दूर तक है नहीं, थी नहीं, लेकिन इस घटना ने चिंता बढ़ा दी, इस चीज को बहुत गंभीरता से भारत सरकार को लिया। विशाल लोधी जी, कांग्रेस ने भी मौके पर चौका मारी दिया। देखिए मनोज जी, यहाँ पर राजनीति करने का विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह बोल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा, तो इस्तीफा ये विपक्ष का नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए विशाल भाई, एक चीज बता दिएगा, राजनीति करने का मुद्दा नहीं है तो राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम सांसद जंतर मंतर पर उन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? वो अलग जगह धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ही उनका साथ है तो जंतर मंतर पर पहुंच जाओ, उनके साथ बैठ जाओ, अलग खोमचा क्यों खोला हुआ है? मनोज जी, जहां तक इन गिरगिट संस्कृति वालों की बात है, यदि विपक्ष जाके जंतर मंतर पर चला जाएगा तो ये आरोप लगा देंगे कि ये जितना भी बवाल हो रहा है, जितना भी चीजें हैं, ये विपक्ष देश का कर रहा है, युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। विपक्ष को पता है कि युवाओं को न्याय कैसे दिलाना, लगातार विपक्ष उस पर लगा हुआ है। आप खुद देखिए, आज इन्होंने क्या किया, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किसकी सुरक्षा की? छात्र की सुरक्षा की। आज इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। उसका क्या मतलब होता है? आप किन लोगों को अपराधी बनाने जा रहे हैं? आपको पता है राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जो हमारे देश का भविष्य है वो अपराधी बनने का काम करेगा। आप किन पे दबाव डालने का काम कर रहे हैं? आपने अपनी जो पेपर लीक घटना है उस पर आपने कुछ नहीं बोला। एक बार घटना हो जाए, लगातार घटना हुई 2014 से लेकर 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं। 7.5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी से प्रभावित हो चुके हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा बदहाल है पूरे देश की, और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि राजनीति हो रही है। अरे आपको तो छात्रों को की बातों को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए था, और आज बता देना चाहिए था कि मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी मन बोले प्रधानमंत्री जी नहीं है, इस देश की युवाओं की बात को सुनने वाले प्रधानमंत्री है। विपक्ष आज मजबूर एक बात तो है गोपाल जी, एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, जिन छात्रों के साथ पिटाई हुई है, बच्चियों के साथ पिटाई हुई है, बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया गया है, इस आंदोलन में शामिल लोगों ने पुलिस की भी पिटाई की है। दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और दोनों ही इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जो मंत्रिमंडल के लोग हैं या सरकार में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने इतनी चिंता उस तरीके से जाहिर नहीं की है। मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया है, जो पार्टी के संस्थापक हैं, उन लोगों ने चिंता जाहिर की है। वो कह रहे हैं कि मैं छात्र आंदोलन के समर्थन दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा देर होगी ना गोपाल जी, ये उतना ही इसका रूप खतरनाक होगा और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी होगी आने वाले समय में। देखिए मनोज जी, आप कह रहे हैं कि हम चिंता नहीं कर रहे हैं, दिन रात चिंता कर रहे हैं, बार बार मीटिंग भी हो रही है। सब पार्टी और गवर्नमेंट पूरी तरह से इस पूरे विषय के ऊपर संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। गृह मंत्री जी अगर शिक्षा मंत्री के साथ 4-4, 5-5 घंटे मीटिंग कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी के साथ कर रहे हैं, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ तो कर ही रहे हैं, और भी अन्य नड्डा जी के साथ कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आज सवेरे उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने मंगल मिलन के दिन भी इस बात के ऊपर चर्चा की थी। पार्टी के अध्यक्ष भी पार्टी के लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो यह गलत बात है कि हम चिंता नहीं कर रहे। विद्यार्थियों के भविष्य को लेके, उनके इस आक्रोश को लेके, उनकी चुनौतियों को लेके पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ पार्टी और गवर्नमेंट विचार कर रही है। जो बात है, एक डिमांड जो कह रहे हैं, आप कह सकते हो कि उसको अभी तक उसके प्रति भी कोई
पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कोई सरकार ने या किसी ने नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि आओ चर्चा करो, आप चर्चा तो करो ना। ये तो प्री कंडीशन ले रहे हैं, कल्प्रिट पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दे रहे, ना चर्चा होने दे रहे हैं, ना रिफॉर्म पे सजेस्ट कर रहे हैं, और ना ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी समस्याओं का समाधान होगा, आक्रोश कैसे खत्म होगा। कोई नहीं है। अपोजिशन तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गया, तो उसके प्रति हम लोग बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों के छोटी सी प्रति बात कोई बताओ। बात नहीं कर रहे। देखिए क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, इतना बता दीजिए। आपने इतनी बड़ी बात, एक मिनट विशाल भाई, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है तो एक छोटी सी बात बता दूं। एनटीए में जब पहले खामी निकली थी ना, तो वहां के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटा दिया था। उसके बाद जब एनटीए में दोबारा खामी निकली तो उसके बाद अभिषेक सिंह पर तमाम सारी चीजें हैं। 2 बार एनटीए में खामी हो गई है, लेकिन एनटीए के चेयरमैन है ना जोशी जी, प्रदीप जोशी जी, जो कि संघ के बड़े नजदीक है, वो अभी तक अपने पद से हटे नहीं है। ऐसी क्या जिद है? यूपीए की 10 साल की सरकार में अगर शिवराज पाटिल कपड़े बदल लेते हैं तो बीजेपी इस्तीफा मांगती है और इस्तीफा हो जाता है। रेल दुर्घटना होती है, इस्तीफा हो जाता है। पवन बंसल का इस्तीफा हो जाता है, अश्वनी कुमार का इस्तीफा हो जाता है, ए राजा का इस्तीफा हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो बरी हो गए बाद में, लेकिन ऐसी क्या जिद है कि प्रदीप जोशी का भी इस्तीफा नहीं होता है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं हो जाए। अरे भाई हटा दिया जाए, दूसरा विभाग दे दिया जाए, कम से कम इस गतिरोध से बचा जा सके। हो सकता है आप ये कह सकते हो कि देखिए एक मांग थी, हमने मान ली, और उसके बावजूद भी अगर संसद में गतिरोध है, अगर उसके बावजूद भी अगर सड़क पर गतिरोध, तो यह राजनीति हो रही है। गोपाल जी देखिए मनोज जी, हमें समझना पड़ेगा कि यूपीए का रिएक्शन होता था इस्तीफा ले लिया। अरे आपने एक्शन क्या लिया? हम लोग बता रहे हैं कि 3 तारीख को ये एग्जाम हुआ नीट का, 11 की रात को शाम को पता चला सरकार को कि पूरा प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उसी दिन 11 की रात और 12 के इंटरमीडिएट में परीक्षा को निरस्त कर दिया गया दोबारा, और उसके बाद एफआईआर हुई, अरेस्ट हुए, लोग हुए, और उसके बाद दोबारा परीक्षा सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करके वो आज लोगों का न्यू परीक्षा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई है। दूसरी बात, उसके बाद रिफॉर्म्स के लिए भी सरकार प्रतिबद्धता पूरी तरह से दिखा दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगा दिए, अरे एफआईआर भी कर दिया। तो हम एक्शन लेते हैं, केवल इस्तीफा की बात कह सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी तो फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए और बाद में आके कोर्ट ने उनके बारे में क्या शब्द कहे, ये भी सबको पता है। हाँ पुष्पन जी बोलिए। देखिए मैं आपको बधाई देता हूं मनोज जी कि आपने इनको आईना दिखा दिया कम से कम कि प्रदीप जोशी जैसे जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं उनके इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे हैं। उनके इस्तीफे इसलिए नहीं हो रहे हैं, उनके इस्तीफे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मनोज जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती नहीं है कि देश के छात्र, देश के युवा पढ़ाई करें, कैरियर बनाएं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। और जो संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी, ये संवेदनशीलता इन्होंने दिखाई है छात्रों के सामने। देखिए इनकी सरकार ने ये दिखाई है संवेदनशीलता, बढ़िया ढंग से देखिए। ये लाठीचार्ज किया है और ये कोई एक दृश्य नहीं है। देखिए पुलिस वाले किस तरह से प्रहार कर रहे हैं पत्थरों से, और देखिए कैसे हमारी जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, बच्चियों के लिए क्या हालत है। नहीं देखिए ये चीजें, देखिए संवेदनशीलता है इनकी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू अलग है और संवेदनशीलता है मनोज जी। देखिए मैं आपको मनोज जी बहुत सीधा बताऊं आपको, यही वो छात्र हैं, यही वो नौजवान है जो जंतर मंतर पे बैठे हैं। यही संवेदनशीलता होती है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अगर ये गलत बात है, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपको सुन रहा था। आप थोड़ा धैर्य रखिए मनोज जी। बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि देश का युवा, देश का छात्र अनपढ़ रहे, उसकी पढ़ाई अधूरी छूट जाए इनकी बला से। नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है पुष्पेंद्र जी, ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि देश का युवा आगे बढ़े। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, आप मेरा उदाहरण सुन लीजिए ना मनोज जी। यही युवा छात्र हैं, यही युवा हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हैं। यही जब कांवड़ लेकर के जाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन पे फूल बरसाती हैं। हमने आपने सबने देखा है, ये वर्षों से होता आ रहा है।
लेकिन यही छात्र वही आज जंतर मंतर पे अपने कैरियर को लेकर के फरियाद करने बैठे हैं, तो उन पे किस कदर से लाठियां बरसाई जा रही है आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अजीत तो मेंदोला जी, भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस बच्चों को शिक्षित करना ही नहीं चाहती। इनके हर राज्यों में जहां इनकी सरकारें, वहां लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। और दूसरी बात, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता भाई, क्या प्रॉब्लम है? अरे आप देखिए, ये नहीं, इसलिए नहीं हो सकता कि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे देंगे तो फिर आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेंगे, फिर आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने लगेंगे। अरे सर, हमने तो 3 ही मांग करी है ना, छात्रों ने क्या मांगे उठाई है? हाँ। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो 20 बच्चों की जान 21 बच्चों की चली गई है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, और सोनम वांगचुक जी को जो है फ्री करना। 3 के अलावा तो कोई मांग नहीं की है। अजीत जी, मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। मनोज भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यवहार कर रही है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, और ये सरकार इसी नीट पेपर लीक भाई, जैसे अन्ना आंदोलन इतना लंबा खिंच गया, निर्भया आंदोलन इतना लंबा खिंच गया और बाद में बहुत सारी बातें माननी पड़ी, मुझे लगता है कि अगर नहीं मानी गई तो यह भी आंदोलन बड़ा लंबा खिंचने वाला है। नहीं, आंदोलन तो चलेगा, ये सरकार को लेकर के जाएगा। ये जो नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही और अहंकारी सरकार है, जो छात्रों की तरफ से, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी तमाम टिप्पणियां करते हैं, कहीं कोई छोटी सी बात हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है। यहाँ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई थानों में बंद है, प्रधानमंत्री जी ने। अरे ठीक है भाई, अब अजीत मेंदोला, विशाल भाई भी उनके पास गया। प्रधानमंत्री जी का या किसी ठीक है, हो गया नेता ने जरा सी संवेदना नहीं दिखाई कि बच्चों के हक में कम से कम इतना कह दे कि जो कुछ हुआ वो दुखद हुआ, हमें तकलीफ हुई है। ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की। संगठन था, अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे बहुत बड़ा संगठन था, उस संगठन का नाम था आरएसएस। ठीक है, इसलिए वो आंदोलन बहुत लंबा खींच गया, उसके साथ पूरा एक सुनियोजित तरीके से उस आंदोलन को चलाया गया। और जैसे इस मामले में मुझे कई बार लगता है, जैसे अन्ना हजारे को कहा जाता है कि कांग्रेस ने बिठाया था, रामदेव एक जुलाई के महीने में एक बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू करने जा रहे थे, उनके आंदोलन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो कांग्रेस के हाथ से वो आंदोलन निकल गया। उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ, दिल्ली तक सीमित थे, उन्होंने अपने तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें करी और फिर उसका क्या हश्र हुआ सबको पता है। इसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने जितनी क्रांतिकारी बातें करी थी 50% भी उस पर काम करते तो शायद आज वो इस पार्टी में विपक्ष के बड़े फेस होते। खैर, वो एक बहस का मुद्दा है। अभी सवाल ये है कि बीजेपी भी वही गलती करने जा रही है जो गलतियां कांग्रेस ने उस समय करी थी। उस समय कांग्रेस से यही गलतियां हुई थी कि कांग्रेस के जो उस वक्त गृह मंत्रालय वाला जो अफसर थे, गृह मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने या तो ऊपर लेवल पे ढंग से जानकारी नहीं दी कि साहब ये मामला गंभीर हो गया है, ये स्थिति बिगड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो स्थिति इस समय भी ना बनी हो कि सही जानकारी अगर नहीं मिल रही है सरकार को, या पीएमओ तक सही जानकारी नहीं जा रही है, या गृह मंत्रालय के जो ऊपर के टॉप लेवल के लोग हैं, अगर उन तक सही जानकारी नहीं दी गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाई, ये अफसर जो लगाए गए हैं, जो इंटेलिजेंसी के लोग लगाए हैं। मैं समझ गया। विशाल जी के पास चलूंगा। विशाल जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या? अब जो गांधी स्मृति में बैठे हैं, कांग्रेस रात भर धरना करेगी और साफ तौर पर जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक सदन में चर्चा नहीं। देखिए मनोज जी, गांधी इस देश के प्रतीक चिन्ह है, अहिंसा के रास्ते पर पूरे देश को रास्ता दिखाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी को भी महात्मा गांधी से सीख लेनी चाहिए। विदेशों में मोदी जी दौरा करते हैं, एक बार गांधी जी को पढ़े, और जिस तरह भारत देश के युवाओं के साथ, और एक चीज और मैं आपको मनोज जी बता दूं, इन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ जो गुंडे भेजे थे, जिन्होंने हमारे युवाओं को जिस तरह अभद्रता करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की 3 मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दे, और जो छात्रों पर जो हमला किए गए उनकी जवाबदेही तय, और जो छात्रों में मुकदमा है उनको वापस करे, और नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक रूप से आकर इस देश के युवाओं से माफी मांगनी होगी, क्योंकि देश के युवाओं ने उनको बहुत। चलिए, मांगे तो बढ़ती जा रही है, विपक्ष लगातार मांगे कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सरकार भी बैठकों पर मंथन कर रही है। सड़कों पर युवा है, सड़कों पर विपक्ष आ गया, सदन चल रहा है, गतिरोध बना हुआ है, विधेयक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इंतजार करते हैं, हो सकता है कि कुछ घंटों में चीजें बेहतर हो जाए, वरना यह आंदोलन वाकई बहुत लंबा खिंचने वाला है। शुक्रिया मैं करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि ये आग कब बुझेगी। फिलहाल तो बुझती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि सरकार